हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो चुका है और लगभग एनटीपीसी का 80% जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपके सामने जो दूसरा लक्ष्य है वो ग्रुप डी का है। देखो यार, ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रॉब्लम्स फेस किए, लेकिन फाइनली अब आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एनटीपीसी के एग्जाम से आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और जो गलती एनटीपीसी के एग्जाम में स्टूडेंट ने की है, अगर आप वो ग्रुप डी में नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, सिलेक्शन के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा मॉक टेस्ट के बारे में। अक्सर मेरे पास जो है सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि सर मेरे तो 45-50 नंबर ही मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होंगे। अगर आपके 40 नंबर 30 नंबर भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से वो 70-80 तक चले जाते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर करने से सिलेक्शन हो सकता है। देखो, वैसे तो मैंने अपनी स्ट्रेटजीज की वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों के कमेंट अक्सर आते हैं कि सर मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर कर रहा हूं या फिर मैं जो है सिर्फ ये वाली बुक कर रहा हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्या महत्व रहता है, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर आपको सिलेक्शन दिला सकता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और फाइनली आज का जो मेरा मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि इस बार मेहनत करने वालों का ही सिलेक्शन होगा। देखो, 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था जो डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने इतना ज्यादा वहां पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, बहुत सारे मार्क्स स्टूडेंट के बढ़ गए थे और बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट जो है सिलेक्शन से वंचित रह गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार सिर्फ मेहनत करने वालों का ही सिलेक्शन होगा। जो यहाँ स्टूडेंट जेन्युइनली तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो यार, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बहुत ही यूजफुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एंड मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी होता है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक मॉक टेस्ट लाया हूँ। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है उसके लिए मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है या फिर इनके जो पोर्टल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सनराइज टेस्ट के नाम से ये मॉक टेस्ट आते हैं। यहां पर बता दूं मैं आपको, 2 लाख से ज्यादा यूजर इसको यूज कर रहे हैं, 46 लाख से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं और 1630 से ज्यादा एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहां पर अवेलेबल है। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ ग्रुप डी की। ग्रुप डी वाले सेक्शन में जैसे आप लोग जाते हैं, सबसे बड़ी बात है यहां पर 70 टेस्ट यानी कि 70 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पहली टेस्ट लगा चुके हैं, एक टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। सबसे पहले फ्री वाला टेस्ट आपको जाके लगाना है, क्वालिटी चेक करनी है, आपको अच्छा लगे तो आप इसका पेड वाला वर्जन भी ले सकते हैं। अगर मैं पेड की बात करूं तो जैसे आप लोग यहां पर अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो पेड के बारे में आपको पता लग जाएगा। पेड में यहां पर देखिए 30 दिन का जो पास है वो मात्र 99 का है, यानी कि 99 रुपए में आपको 70 टेस्ट मिल रहे हैं ग्रुप डी के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी फाइनेंशियली थोड़ा वीक है वो इस वाले टेस्ट को जरूर ट्राई करें, क्वालिटी अच्छी है। फ्री वाला टेस्ट पहले लगा कर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड्स वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो चुका है, लगभग 80% जो प्रोसेस था एनटीपीसी का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का जो प्रोसेस है सीबीएटी का, टाइपिंग का, डीवी मेडिकल का, वो भी बहुत फास्टली चलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा, रेलवे ने एनटीपीसी का काम इतना फास्ट किया है, तो उम्मीद यही करते हैं कि ग्रुप डी में भी इसी तरह से जो है एग्जाम डेट्स आने के बाद सारी चीजें बहुत स्मूथली और बहुत फास्टली चलेंगी। अब देखिए, एनटीपीसी के आप लोगों ने बहुत सारे रिव्यूज यूट्यूब पर देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने रिव्यूज दिए हैं। तो उसी तरह से जो है कुछ चीजें आपको यहां पर इंप्रूव करनी है जो आपको ग्रुप डी में बेनिफिट करेंगी। एनटीपीसी में जो गलती स्टूडेंट ने की है वो आपको ग्रुप डी में नहीं करनी है। देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था, एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर एनटीपीसी सीबीडी 2 में जो क्वेश्चन जानता था वो भी छूट गए कैलकुलेशन के कारण, पेपर को कैसे हैंडल करें इसके बारे में आप वीडियो बनाओ। वैसे तो मैंने अपनी स्ट्रेटजीज की वीडियो में आपको लगभग सारी चीजें बताई हुई हैं कि किस तरह से पेपर को हैंडल करना होता है, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एनटीपीसी में स्टूडेंट ने क्या किया, जैसे 120 क्वेश्चन थे, कुछ स्टूडेंट 105 तक ही पहुंच पाए हैं, कुछ 80-90 तक पहुंचे हैं, कुछ ने 110 क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि ग्रुप डी के एग्जाम में आपको एक चीज अपनी इंप्रूव करनी होगी। अभी अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, वहां से वो चीजें इंप्रूव हो जाती हैं कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन तक जाना है। देखो, मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं, पेपर को वैसे 3 स्टेप में अटेम्प्ट किया जाता है। वैसे तो सभी का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन एक जो प्रूवन पैटर्न है, यानी कि एक सही तरीका जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को जैसे आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अटेम्प्ट में आपको इजी क्वेश्चन सारे कर लेने हैं जो आप देखते ही सॉल्व कर पा रहे हैं, जिसमें आप 3 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, या साइंस का क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको आंसर पता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नंबर 1 क्वेश्चन से नंबर 100 तक जाना है और जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो सारे आपको कर लेने हैं। यानी कि पेपर आपने एक बार कंप्लीट देख लिया, आपको पता लग गया कि किस तरह के क्वेश्चन बीच में है जो मैंने छोड़े हैं। फिर दूसरे अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, जिन क्वेश्चन को आप 5 सेकंड 10 सेकंड में कर सकते हैं वो वाले क्वेश्चन आपको करने होते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में भी आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अभी छोड़े हैं। और लास्ट जो तीसरा अटेम्प्ट होता है उसमें आपको हार्ड क्वेश्चन करने होते हैं जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे पेपर स्टार्ट हुआ तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को ही अपने दिल पर ले लेते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसमें आपका क्या है, ज्यादा टाइम लगेगा, उस टाइम में आप बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे एनटीपीसी में स्टूडेंट ने गलती करी, कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने बैठ गए और पूरे 120 क्वेश्चन तक भी वो नहीं
पहुंच पाए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि ग्रुप डी में आपको 100 क्वेश्चन तक जाना है, 3 बार ना सही तो कम से कम 2 बार तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देखना ही है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली बार में सॉल्व नहीं होते हैं लेकिन दूसरी बार में सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रीजनिंग का एक सीरीज वाला चैप्टर आता है, सीरीज के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही या तो माइंड में एकदम पैटर्न कैच कर जाएगा या फिर आप जो है इसमें 10 मिनट भी लगा लो माइंड में उसका जो पैटर्न है वो कैप्चर नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को स्किप करने से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे सीरीज की मैं बात करूं, क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, सेकंड अटेम्प्ट में जब आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है कि वो पैटर्न आपके माइंड में क्लिक कर जाए। तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ने यही की एनटीपीसी में, आपको ग्रुप डी में नहीं करनी है, सारे क्वेश्चन तक जाना है, कम से कम 3 बार कोशिश करनी है कि आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, मॉक टेस्ट में अगर आपके 50 नंबर 40 नंबर आते हैं तो एग्जाम में कैसे 80 आएंगे। मेरे पास रेगुलरली कमेंट आते हैं कि सर मेरे 40-45 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, मैं क्या करूं, डिमोटिवेट हो चुका हूं। सबसे पहला पॉइंट समझिए, पहले भी बहुत बार बताया आपको, मॉक टेस्ट में और एग्जाम में आप कंपैरिजन कभी मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि मॉक टेस्ट इतने ईजी बनाए जाते हैं कि आपके 70-80 नंबर मॉक टेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम से वो थोड़ा सा अलग होते हैं। एग्जाम में 50-60 आपके नंबर बनेंगे। और कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, मॉक टेस्ट में बहुत टिपिकल क्वेश्चन रखे जाते हैं तो वहां पर आपके मार्क्स कम बनते हैं, लेकिन एग्जाम ईजी आ जाता है, एग्जाम में आपके मार्क्स ज्यादा बन जाते हैं। तो कंपैरिजन करना यहाँ पर गलत है। मॉक टेस्ट से आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले तो सारे क्वेश्चन आपको रिव्यू करने की प्रैक्टिस करनी है कि एक बार आप सारे क्वेश्चन तक चले जाएं। दूसरा, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की आपको जो प्रैक्टिस है वो मॉक टेस्ट में करनी है। जैसे यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर ने भी बोला, जो मैंने कमेंट आपको दिखाया, कि कैलकुलेशन में जो है कई बार आपको कैलकुलेशन आती है लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कैलकुलेशन में जो सिली मिस्टेक्स होती है वो आपको यहाँ पर अवॉइड करनी है। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन को स्किप करने की जो आदत है वो आपकी बन जाएगी अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगाएंगे। जो क्वेश्चन आपको पता है कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आपको देखते ही वो पता लग जाना चाहिए ये टाइम कंज्यूम करेगा, इसको बाद में करना है, एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। तो देखो, मॉक टेस्ट से आप कंपेयर मत करो। अगर मॉक टेस्ट में आपके 40-50 नंबर भी बन रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर जब आप देने जाएंगे और ये चीज़ों पर अगर आपने काम किया हुआ है जो मैंने बताई है, तो डेफिनेटली आपके नंबर 70-80 तक चले जाएंगे। तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करो, अपने सिलेबस को कंप्लीट रखो। कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लगे मॉक टेस्ट में करते हुए कि यार ये वाला टॉपिक तो मैंने नहीं पढ़ा, उसको अलग से नोट डाउन कर लो, यूट्यूब पर डायरेक्ट वो टॉपिक सर्च करो, 3-4 वीडियो देखने के बाद कोई ना कोई अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा, उस अच्छे वीडियो से वो कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप दूर करेंगे तो डेफिनेटली 50 से 80 तक का सफर आपका तय हो जाएगा। अब उसके बाद एक और सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर प्रीवियस ईयर मैं कर रहा हूं, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो, पहले इस पॉइंट पर आते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखो, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं कुछ हद तक, कई बार डायरेक्ट रिपीट हो जाता है, कई बार इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सर प्रीवियस ईयर ही करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो बुक है वो रिकमेंड की है साइंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए। वो क्यों की है, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से सिलेक्शन नहीं होता है। देखो यार, एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने उस बुक पर देखा कि उस पर प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है इसलिए वो प्रीवियस ईयर हो गई, लेकिन उस बुक का कंटेंट जब आप अंदर से देखोगे उसमें सारे क्वेश्चन टाइप वाइज दिए गए हैं। जब आप उस बुक के क्वेश्चन कर रहे हो, मैं अगर बात करूं रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की, तो वहां पर प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी तो क्लियर हो रहे हैं, आपके जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर मैं उस बुक के कवर से प्रीवियस ईयर हटा दूं तो वो आपकी एक पर्टिकुलर बुक बन जाएगी, जैसे आपके आर एस अग्रवाल है, एस डी यादव है, ठीक है ना, वो भी एक बुक ही बन जाएगी। तो सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना मेरे भाई, तो वहां पर आपकी डबल तैयारी हो रही है। एक तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, आपको पैटर्न का पता लग रहा है कि किस तरह के पैटर्न जो है रेलवे में बार बार रिपीट हुए हैं पिछले 8-10 सालों में, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन उसमें होते हैं पिछले 8-10 सालों के, तो आपको पैटर्न का भी पता लग रहा है। साथ में आपकी टॉपिक वाइज वहां पर प्रैक्टिस भी हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं यूथ कॉम्पिटिशन में किसी भी चैप्टर की टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, ज्योमेट्री आप उठा के देख लो, ट्रिग्नोमेट्री या फिर आपका अलजेब्रा, टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, टाइप वाइज आपके टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर भी कवर हो रहे हैं, आपका पैटर्न भी वहां पर कवर हो रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। देखो, सभी स्टूडेंट ने जो है ना जब शुरुआत की होगी कोई ना कोई बुक जरूर ली होगी। जैसे मैंने आर एस अग्रवाल ली थी, मोस्टली स्टूडेंट आर एस अग्रवाल से ही तैयारी स्टार्ट करते हैं, तब आपने पढ़ा होगा। लेकिन उसे पढ़ने के बाद जब आप ये प्रीवियस ईयर की बुक अच्छे से कर ली है आपने यूथ कॉम्पिटिशन की, मैं बार बार ये बोलता हूँ उसके एक ही चीजों को रिवाइज करो। देखो, 10 बुक करने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार कर लो। आप जो यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है ना, अगर उसी को 3-4 बार अच्छे से कर लोगे ना, कोई भी कंसेप्ट आपका बाहर नहीं जाएगा, कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा। सारे कंसेप्ट उस बुक में दिए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर करने से डेफिनेटली फायदा होता है, डायरेक्ट भी फायदा होता है, इनडायरेक्ट भी फायदा होता है। डायरेक्टली यानी कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है, पैटर्न का आपको पता लग रहा है, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, तो बिल्कुल यूजफुल होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो अच्छे तरीके से तो उसी के आधार पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि सबसे बेहतर होते हैं अपने नोट्स। अगर आपने अपने हैंडमेड नोट्स बनाए हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। देखो, 2018 में क्या हुआ था, बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट थे जो जॉब को डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अच्छा होने के कारण उनको जॉब मिल गई थी। और बहुत सारे ऐसे भी मैंने स्टूडेंट देखे हैं जिनके मार्क्स अच्छे थे, रॉ मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। देखो यार, इस बार ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है। इस बार मेहनत करने वालों को सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। रीजन आपको बताता हूं। पहला रीजन समझिए, एग्जाम सेंटर्स जाएंगे बहुत दूर दूर, और मैं आपको बता दूं इस बार जो ग्रुप डी का आरआरसी का एग्जाम है ना, वो भी एक आरआरसी का एक ही दिन में खत्म होने के चांसेस बन
बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एनटीपीसी में ये देखा गया है कि जो टीसीएस है उसने कुछ प्राइवेट सेंटर्स को भी हायर किया है और एक ही दिन में एग्जाम कराया है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ग्रुप डी में एक ही दिन अगर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अवॉइड हो जाएगा, सिर्फ रो मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। तो पहला प्लस पॉइंट तो यही है आपके पास कि रो मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट है, देखो मेहनत करने वाला स्टूडेंट अच्छे रो मार्क्स लेकर आएगा और क्योंकि रो मार्क्स पर ही सिलेक्शन होगा तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, एग्जाम सेंटर्स इस बार बहुत दूर दूर जाएंगे तो धांधली होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। देखो एक दो सेंटर्स पर कहीं ना कहीं जरूर होगी, हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन मोस्टली यहां पर फेयरली एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो फेयर एग्जाम होगा तो पढ़ने वाला स्टूडेंट सिलेक्शन डेफिनेटली लेगा। तो दो बड़े रीजन मैंने आपको बताया कि इस बार मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ग्रुप डी एग्जाम डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकती हैं, बिल्कुल होप बनाए रखो, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट मोमेंट चल रहा है, चीजों को शार्प कर लो, चीजों को निखार लो, जो भी चीजें पहले पढ़ी हैं बार बार रिवाइज करो। जैसे एग्जाम डेट्स आएंगी फोड़ के आना है आपको बिल्कुल पेपर को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और ऐसे अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, व्यूज तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो यार थोड़ा सा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको लास्ट तक देता रहूंगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस देता रहूंगा।